साथियों नमस्कार, मैं हूं सुनील ठाकुर और स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत पर। तो पिछली वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रही थी। तो आपका स्कोर क्या रहा था आपने जरूर से, और जिस बच्चे ने अभी तक अटेंड नहीं किए वो वीडियो आप जाकर के चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को अटेंड कर लें। तो आज मैं दूसरा पार्ट वहां से आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास नंबर 2 रहेगी आपके लिए और सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक जो है वो बने रहेंगे और अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अपना एंड में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, मेहनत हमारी, मार्गदर्शन पढ़ो भारत का और लक्ष्य है सीटेट फतेह करना। तो ये दूसरी क्लास है, जिसने पहली क्लास अटेंड नहीं की वो जाकर के कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये है आपके लिए पहला सवाल। सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव की क्या भूमिका है? सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग में जो प्रीवियस नॉलेज है उसका रोल क्या है? जल्दी से आपने कमेंट में अपना आंसर पिन करना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों? चलिए पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि सीडीपी क्या है ना, शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द पकड़ना सीख गए तो आप समझिए सीडीपी में आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, सीखने में बाधा उत्पन्न करना, आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो बाधा है वो क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड को आपने क्या करना है? पहले ही हटा देना है। तो सीखने में बाधा कैसे उत्पन्न करेगी यार? सीखने में बाधा उत्पन्न करना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बात करें। सीखने को अर्थपूर्ण बनाता है, मीनिंगफुल लर्निंग बनाता है। ठीक है, लर्निंग को क्या करता है? मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। पर आगे भी पढ़ते हैं। सीखने को धीमा करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी में मैं बार बार कह रहा हूं कि 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। यहाँ पे शब्दों को घुमाया जाता है और हम आमतौर पर हड़बड़ाहट में या क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में या नर्वसनेस में कह लो या हेजिटेशन में कह लो, हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करने के प्रयास में गलत ऑप्शन जो है मार करके आते हैं और फिर बाद में हमें रिग्रेट रहता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। सीखने को धीमा करता है और सीखने की अनावश्यक बनाता है। देखिए अनावश्यक तो कैसे? ये बिल्कुल गलत बात है। अनावश्यक नहीं बनाता है। लर्निंग क्या करती है? एक स्थायी जो है वो परिवर्तन लाता है मानव के जीवन में, और सीखने को धीमा करता है, सीखने को धीमा नहीं करता है। ये भी गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता है कि साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? ना केवल साइकोलॉजी में, आपको सीटेट में लगभग इनकी थ्योरी से लगभग आप 6 से 7 क्वेश्चन नंबर जो है वो इनके 6 से 7 नंबर जो है वो आपके लिए बनते हैं। ठीक है, तो आपने जरूर से इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। कोलबर की थ्योरी होगी, जीन पियाजे की थ्योरी होगी, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया, एरिक्सन का जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत हो गया, सिगमंड फ्राइड का क्या बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया। वो आपने जो है वो याद करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। तो प्याजे के अनुसार आते हैं प्रश्न पर। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? आपने जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ। देखिए यहाँ पे देखिए, जो 0 से 2 वर्ष है ना, ये क्या है आपका? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है? जल्दी जल्दी से आपने लिखना है। सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष जब बात आएगी तो आपने सेंसरी जो है वो मोटर स्टेज को आपने मार्क करना है। आगे बात करें 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में क्या आती है? सेंसिटिव मोटर स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और
संवेदी कामक अवस्था भी हम इसको जो है कहते हैं, ठीक है, संवेदी कामक अवस्था। और इसको हम विशेषताओं की भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल की। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवधि को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे हम कहते हैं, ठीक है। और बात करें 7 से 11 वर्ष की, तो इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एंड में जो आपका आता है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपने ये याद रखना है क्योंकि 1 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए हल्का सा बात करते हैं इसके बारे में कि इनमें विशेषताएं क्या क्या रहती हैं हर एक स्टेज में। तो आपको पता होना चाहिए छात्रों, जो 0 से 2 वर्ष है, 0 से जो 2 वर्ष है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व, बच्चे में क्या जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। सेंसरी यानी कि अपनी इंद्रियों द्वारा जो है वो सीखता है, ठीक है, इंद्रियों द्वारा सीखता है। और आपने इस स्टेज की विशेषताएं थोड़ी सी याद रखनी है। हाँ, इसकी अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड में वीडियो बनाएं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जीन प्याजे पे अगर डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो उस टाइप से हम जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अभी हम जनरल सी बात करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं इसके, उनकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए 2 से 7 वर्ष आपको पता है कि क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। और इसमें क्या आता है, बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रितता का भाव जो है वो इसमें आ जाता है। और बच्चा जो है एनिमिज्म, जीववादी हो जाता है कि हर एक, जैसे आपने आपके घर में अगर बच्चे होंगे छोटे तो आपने देखा होगा कि अगर उन्हें कहीं दरवाजे से चोट लग जाती है या और मम्मी जो है दरवाजे को मारने का एक्टिंग करते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको इमोशनली ले लेते हैं और वो समझते हैं कि उस दरवाजे को भी जो है वो दर्द हुआ होगा क्योंकि मम्मी ने उसे मारा है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है। अगर उसे जो है ऐसे जो है मारती है मम्मी, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई उस दरवाजे को भी जो है वो चोट लगी है। तो इस प्रकार से उसे जीववाद हम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे में जीववाद की भावना इसमें आ जाती है, वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है। ये पॉइंट आपके लिए की पॉइंट रहने वाले हैं, आपने इनको जरूर से नोट डाउन करने हैं। आगे बात करें 7 से 11 वर्ष की, तो आपको पता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे हम कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसकी जो विशेषताओं की अगर बात करें तो क्या होता है, बच्चा मूर्त रूप से जो तार्किक रूप से जो है वो चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। तार्किक चिंतन की जो है, इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। आगे बात करें 11 से 15 वर्ष की बात करें, 11 से 15 वर्ष यानी कि आपके लिए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या है, इसमें विशेषता ये है कि बच्चा अमूर्त रूप से जो है वो चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चे के समक्ष अगर वो कोई चीज़ नहीं भी होगी ना, कल्पनात्मक सोच जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे के समक्ष अगर किसी चीज कोई चीज़ नहीं भी है तो उसकी वो कल्पना, इमेजिनेशन जो है वो कर पाता है, ठीक है। और अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इसमें बच्चा कर पाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आपने नोट डाउन भी की होंगी और समझ भी आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रभावी शिक्षक की एक प्रमुख विशेषता क्या है, प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है, कठोर अनुशासन, आप बताइए, बिल्कुल नेगेटिव है। छात्रों को समझने की क्षमता, ठीक है। अधिक कार्य देना, अधिक कार्य देना नहीं, बच्चों को बर्डन नहीं देना है क्योंकि बच्चों पर बर्डन देंगे तो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को रटंत शिक्षा चलत नहीं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रट्टाफिकेशन ऑलवेज भी हार्मफुल। तो आगे बढ़ते हैं। बहुबौद्धिकता सिद्धांत के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं, ये हैं आपके लिए हार्वर्ड गार्डनर
गार्डनर का सिद्धांत है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। ये एचपीटैट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है। और आप, मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है प्रत्येक आपके जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आते हैं, आना, अगर आपको लगता है कि उस टाइप से आप समझ पाएंगे तो हम आपके लिए वो वीडियो लाने का भी प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपने बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल है आपके लिए। कक्षा में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन ए पढ़िए। ऑप्शन ए है आपके पास, केवल होनहार छात्रों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। कमजोर छात्रों को अलग करना, अलग करने की बात नहीं है, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं जब, तो उसमें जो है हम समावेशन की बात करते हैं, तो समावेशन में किसी छात्र को जो है विभेदित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता को बढ़ाना ही नहीं है। अगर बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाएंगे तो वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केवल वो पुरस्कार के लिए ही जो है वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो कि गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बच्चा स्वतः प्रेरित होगा किसी कार्य को करने के लिए तो जो है सक्रिय रूप से सीख पाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोहलबर की नैतिक विकास सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिकता का जो है वो सिद्धांत दिया था, मॉरल थ्योरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। दंड और आज्ञाकारिता की बात करें तो आपको पता है कि उन्होंने 3 स्टेजेस दी हुई थी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण दी, 3 स्टेजेस बताई हुई, ठीक है। और 3 स्टेजेस में प्रत्येक स्टेज को जो है प्रत्येक स्टेज के कितने हैं, 2 चरण हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगी, 6 चरण हैं। 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन 3 प्रकार में जो है वो 2-2 चरण है प्रत्येक प्रकार में, तो उसके 6 चरण बन जाते हैं नैतिक विकास सिद्धांत के, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर मैं आपको चर्चा कर ही लेते हैं। जो दंड और आज्ञाकारिता है, दंड और आज्ञाकारिता क्या है, जो 3 स्तर है ना उनको पहले आप लिख लीजिएगा। जो 3 स्तर हैं उनको आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पहला स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व परंपरागत, ठीक है। पूर्व परंपरागत, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पूर्व परंपरागत अवस्था, तो ये कि इसकी जो एज है वो क्या होती है, इसकी जो आयु होती है 4 से 10 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है इसकी जो एज है कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष के बीच में। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि इसमें 2 चरण बताए गए हैं, जैसे कि दंड और आज्ञाकारिता इसी का ही, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट और ओबीडेंस क्या है, पहले ही चरण का पहला प्रकार है, ठीक है। और बात करें इसमें दूसरा जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, माने टिट फॉर टैट वाली बात हो जाती है। क्या हो जाती है, टिट फॉर टैट, माने म्यूचुअल एक्सचेंजेस जो है हम बात करते हैं कि बच्चा जो है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि किसी बच्चे ने जो है पेन लिया है, ठीक है, कोई एक अपने पेयर से पेन लेता है और दूसरे दिन या उसी ही पल जो है वो बच्चा क्या करता है, उससे पेन मांगेगा, वो कहेगा कि भाई मैंने तेरे को जो है पेन दिया था, अब तू भी मुझे जो है वापस में पेन दे। तो वो क्या है, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसे वाली अवस्था जो इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहले चरण में आता है, ठीक है।
सामाजिक अनुबंध, सामाजिक जो अनुबंध है ये थ्योरी किसने दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है टैट के लिए भी और सीटैट में डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे थॉमस हॉब्स ने, ठीक है, थॉमस हॉब्स, ये भी आपने लिख लेना है। ठीक है, और जॉन लॉक, जॉन जॉन लॉक, ठीक है, इन्होंने ये जो है सामाजिक अनुबंध का जो है सिद्धांत दिया है। ठीक है, किस किसने, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जिन जैक रूसो। हाँ, एक और भी जिन जैक रूसो, ये आपने जो है वो नोट डाउन जरूर से कर लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें, सार्वभौमिक नैतिक विकास जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अवस्था की हमने बात कर ली है। दूसरी अवस्था आपको बता दें, पारंपरिक अवस्था है, कन्वेंशनल स्टेज है। क्या है, कन्वेंशनल स्टेज, मतलब क्या है आपके लिए, पारंपरिक अवस्था है। ठीक है, जो आपकी जो स्टेज है, इसकी जो स्टेज है वो रहेगी आपकी स्टेज 2 है, और इसकी जो एज है वो होती है, एज होती है इसमें 10 से 13 वर्ष। कितनी बताई है उन्होंने, 10 से 13 वर्ष के बीच में जो है इसकी एज लिमिट बताई है। ठीक है, आगे बात करें, जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आता है आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, कौन सी आती है, पोस्ट पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की जो एज होती है वो 13 प्लस एज होती है। ठीक है, 13 से प्लस, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वो डिटेल्ड वीडियो लेके आएँ तो आपने ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपने जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए, केवल जानकारी देना, बिल्कुल गलत बात है। समय व्यतीत करना, बिल्कुल गलत बात है। छात्रों की परीक्षा लेना, छात्रों की परीक्षा लेना, परीक्षा से ही से केवल मूल्यांकन होगा, ये भी सही बात नहीं है। छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाना, अगर छात्र जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं क्यूरियस होंगे किसी भी चीज़ के लिए, जिज्ञासा उनमें होगी सीखने के लिए, तभी तो जो है वो लर्निंग कर पाएगा, है ना। और अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग तभी कर पाएगा, यहाँ पे आता है ये वर्ड। तो छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाना जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि छात्र में शर्म, डर और तनावयुक्त माहौल, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और इस ऐसे माहौल में बच्चा जो है सक्रिय अधिगम नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या करना है, अपने बच्चे को जो है केंद्र रखना है। सीडीपी का यही जो है फंडा है, फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, बच्चे को भगवान मान लेना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, लर्निंग का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीखने के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। सीखने के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है, बाहरी पुरस्कार, आंतरिक रुचि, प्रतियोगिता, दंड का भय। जल्दी से आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आंतरिक, मैंने अभी बताया भी था, इंटरनल जो मोटिवेशन होती है, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है, आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। और बच्चे में आपने भी क्या करना है, इंटरनल मोटिवेशन को जगाना है, ताकि वो जो है सक्रिय रह सके और क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिविटी के थ्रू जो है उन्हें सिखाना होता है। ठीक है, एक्टिविटी के जरिए अगर आप बच्चे को सिखाएंगे तो मीनिंगफुल जो है लर्निंग आपकी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगी, क्योंकि दंड और भय देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, डरेगा, और जब बच्चा डरेगा तो आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा, और क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा तो फिर लर्निंग वो जो है पैसिवली, एक्टिवली लर्निंग नहीं होगी, वो पैसिवली लर्निंग मानी जाएगी। ठीक है, प्रतियोगिता नहीं करानी है अपनी, प्रतियोगिता कराएंगे तब भी क्या होगा, बच्चा जो है डिमोटिवेशन उससे आ सकती है, बच्चे में डिमोटिवेट हो सकता है। ठीक है,
बाहरी पुरस्कार से आप जो है बच्चे को ज़्यादा समय के लिए मोटिवेट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे को अगर 10 बार आप चॉकलेट दे के किसी दुकान में सामान लाने के लिए भेजते हैं तो वो 11वीं बार नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसके लिए फिर कंडीशन वैसी ही बन जाती है। उसको पता होता है उसके माइंड को कि भाई फलानी टिप मुझे मिलने वाली है और इसके लिए फलाने काम के लिए मैं वो जाने वाला हूँ, तो उसको उसके माइंड में जो है वो कंडीशन बन जाती है। इसलिए बाह्य जो मोटिवेशन है या पुरस्कार जो है ये भी नकारात्मक वर्ड माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण सीखना। बच्चा भाई बचपन से ही व्याकरण सीखेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लिखना, लिखना भी ठीक है, बट अभी जो है वो बाल्यकाल की बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो एकदम से बच्चा लिखना कहाँ शुरू करेगा। कठिन शब्द याद करना, रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन तो आपने करवानी नहीं है, तो मेमोराइजेशन एक गलत वर्ड है, इसलिए ये क्या है आपके लिए नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि सुनना और बोलना जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुनना और बोलना। बच्चा क्या करता है, जो फैमिली जो है बोलती है उसको क्या करता है बच्चा, ग्रैस्प करता है, सुनता है, ठीक है, और फिर बड़बड़ाने की कोशिश करता है। आपको पता है कि क्विंग करना बच्चा जो है 6 मंथ से शुरू कर देता है, ठीक है, बबलाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और फिर एक वर्ड की स्टेज जो है आपकी आती है, और एक वर्ष में जो बच्चे की वोकेबलरी होती है वो 3 वर्ड होती है, ठीक है। एक साल में कितनी होती है, 3 वर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2 साल में आपके पास लगभग 272 शब्द हो जाते हैं, 272 शब्द हो जाते हैं, और 5 साल में आपके पास कितने हो जाते हैं, 2072 वर्ड जो है वो आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। 2072 वर्ड जो है वो वोकेबलरी बच्चे के पास हो जाती है, ठीक है। और भी इसमें बीच से भी पूछा जाता है कि 3 साल के अराउंड बच्चे के पास कितनी वोकेबलरी हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है 900 प्लस जो है वर्ड आपके पास 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो एटलीस्ट 900 प्लस हो जाते हैं, और 4 वर्ष की बात करें तो एटलीस्ट 1600 के करीब, 1600 प्लस वर्ड आप जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये भी याद रखना है कि किस स्टेज में बच्चा जो है कैसे वर्ड और कितनी वोकैबुलरी उसके पास होती है। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए और इम्पोर्टेंट सवाल है, ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा है? ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा है, आपने जल्दी से बताना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आपका पक्का पक्का बनता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी या तो इंग्लिश में पूछा जाएगा या तो हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम जो स्तर है वो है सृजन, ठीक है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा सृजन। तो ब्लूम के अगर टेक्सोनॉमी की अगर बात करें हम, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या है, ज्ञान क्या है, पहला चरण है। अनुप्रयोग क्या है, तीसरा चरण है, ठीक है। अनुप्रयोग क्या है, तीसरा चरण। दूसरा चरण क्या है, पहला क्या है, ज्ञान है, पहला क्या है, ज्ञान है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है बोध। पहला नॉलेज है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपके पास अनुप्रयोग, ठीक है। तीसरा क्या है, अनुप्रयोग। तीसरा क्या है, अनुप्रयोग है, ठीक है, एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं। विश्लेषण चौथा है, विश्लेषण क्या है, चौथा है, ठीक है। विश्लेषण क्या है, चौथा है। तीसरा अनुप्रयोग, और मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, चौथा आपके पास कौन सा है, चौथा आपके पास विश्लेषण, ठीक है। चौथा क्या है, विश्लेषण है जिसे एनालिसिस कहते हैं हम। और पांचवा क्या है, संश्लेषण है। पांचवा क्या है, संश्लेषण है, ये भी आपने नोट डाउन करना है। और जो छठा और अंतिम है वो है सृजन, ठीक है। क्या है, सृजन या मूल्यांकन, जिसे इवेल्युएशन हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका स्कोर कार्ड कितना रहा, आपने 10 में से कितने सवाल जो हैं वो ठीक कर लिए हैं आपने वो भी बताना है, ठीक है। और आप जो हैं वो कहाँ से वीडियो देखते हैं वो आपने ज़रूर से बताना है। और आपको
क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और हम सुधार क्या कर सकते हैं इसमें वो भी आपने ज़रूर से बताना है। पिछली वीडियो में अभी आपने जैसा रिएक्शन आप कर रहा है, बहुत आनंद आता है और बहुत जो है वो मोटिवेशन मिलती है हमें जब आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी लिखते हैं। ठीक है, ये इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, और हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार अपनी जो है हाज़िरी ज़रूर लगा देनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वो वीडियोस अगर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट जीके की बनी हुई है। ठीक है, वो देख सकते हैं, और अगर सी टैट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10-15 दिन हम बिल्कुल अब सी टैट पे फोकस करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।